दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। अक्सर लो वोटिंग परसेंटेज यानी कम मतदान प्रतिशत पर चिंता जताई जाती है, लेकिन इस बार असम, केरलम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाई वोटिंग परसेंटेज ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की दुखदुखी तथा चुनावी पंडितों का काम बढ़ा दिया है। बेशक पश्चिम बंगाल में मतदान का दूसरा चरण शेष है, जिसमें 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसमें भी उच्च मतदान प्रतिशत को लेकर संशय का कोई कारण नजर नहीं आता। हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार और अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंधों वाले पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए 92 यानी 92% से भी ज्यादा मतदान हुआ है, जो चुनाव आयोग के मुताबिक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। दशकों बाद बंगाल में व्यापक हिंसा के बिना मतदान भी एक सुखद आश्चर्य है। वैसे जिन 4 राज्यों असम, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया जारी है, उन सभी में हाई वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। मसलन 23 अप्रैल को ही तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत 85 से भी ज्यादा रहा। 9 अप्रैल को असम में हुए मतदान का परसेंटेज भी 85 से ज्यादा रहा। तो पुदुचेरी में 89 यानी 89% से भी ज्यादा ऐतिहासिक मतदान हुआ। केरलम में भी 78% से ज्यादा मतदान ने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निश्चय ही उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए इसके परिणाम विरोधाभासी रहे हैं। चुनावी राजनीति में अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानी जाती। सो सत्ता के सभी दावेदार उच्च मतदान प्रतिशत की मन मुताबिक व्याख्या करते हुए उसे अपने अनुकूल बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने तो परिवर्तन की लहर बताते हुए 152 में से ही 110 सीटें जीतने की भविष्यवाणी भी कर दी है। दरअसल मतदान प्रतिशत की परंपरागत सरल व्याख्या यही की जाती रही है कि कम मतदान का अर्थ है मतदाता उदासीन है, यह भी कि वे वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या उन्हें किसी से बेहतरी की भी उम्मीद नहीं है, इसलिए किसी बदलाव की व्याकुलता उनमें नहीं है। इसी सोच से ज्यादा मतदान प्रतिशत का अर्थ यह निकाल लिया जाता है कि सत्ता विरोधी भावना तीव्र है और वर्तमान सरकार से असंतुष्ट मतदाता बदलाव के लिए व्याकुल हैं। बेशक मतदान प्रतिशत की व्याख्या मानवीय स्वभाव का सहज और सरल विश्लेषण करती है, लेकिन तमाम चुनावों में मतदान प्रतिशत में कमी या वृद्धि के बाद आए परिणाम इसकी पूर्णतः पुष्टि नहीं करते। आमतौर पर मान लिया जाता है कि मतदान में 3 से 4% की वृद्धि से सरकार बदल जाती है, लेकिन फिलहाल देश दुनिया की निगाहों का केंद्र बने पश्चिम बंगाल में भी कम ज्यादा मतदान के मिश्रित परिणाम सामने आते रहे हैं। मसलन इमरजेंसी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बावजूद 1977 में पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज 52 ही रहा, पर कांग्रेस सत्ता से विदा हो गई। वाम मोर्चा ने लगभग 3.5 दशक तक बंगाल पर निष्कंटक राज किया, पर 2011 के विधानसभा चुनाव में जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उससे सत्ता छीनी, तब वोटिंग परसेंटेज 84 के पार चला गया। ममता के 2 मुख्यमंत्रित्व काल के बाद जब 2021 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 82 रहा यानी 82, तो चुनावी पंडितों ने उसे सत्ता विरोधी भावना का संकेत माना, लेकिन 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 77 पर ही अटक गई। नीतीश कुमार के जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़कर 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव के आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन लड़ा था, लेकिन मात्र 57% मतदान के बावजूद जबरदस्त जीत हासिल की।
एसआईआर विवाद के बीच हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 67 यानी 67 तक पहुंच गया, लेकिन पाला बदलकर फिर राजद में यानी एनडीए में आ चुके नीतीश की सत्ता बरकरार रही। हाँ, पिछली बार सबसे बड़ा दल बना आरजेडी आश्चर्यजनक रूप से 25 सीटों पर ही सिमट गया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 61% रिकॉर्ड मतदान हुआ, तो समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर अरसे बाद प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। इसी तरह 2018 के विधानसभा चुनाव में जब त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज 89 यानी 89 के पार पहुंचा, तो लेफ्ट फ्रंट की सत्ता को उखाड़कर बीजेपी सत्तासीन हो गई। कम या ज्यादा मतदान प्रतिशत के चुनावी परिणामों के मामले में अन्य राज्यों के अनुभव भी मिले जुले रहे हैं। इसलिए मतदान प्रतिशत के आधार पर कोई एक धारणा बना लेना तर्कसम्मत नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें कई कारक प्रभावी रहते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग से अपेक्षा रहती है कि वह मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखें तय करे और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध भी करे। बेशक पश्चिम बंगाल में उच्च मतदान प्रतिशत में अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंधों की भी भूमिका रही होगी। लगातार 3 कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी भावना यानी एंटी इनकम्बेंसी को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अन्य कारणों को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी। बिहार से शुरू एसआईआर विवाद से बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार ही नहीं, अपनी नागरिकता पर भी तलवार लटकी नजर आ रही है। रोजी और रोटी की तलाश में पलायन को मजबूर प्रवासी इसीलिए बड़ी संख्या में जैसे तैसे इस बार मतदान के लिए अपनी घर वापसी की कवायद करते दिखे। नागरिकता पर संकट तो जीवन के लिए ही महासंकट है। मताधिकार से वंचित और मतदान में अनुपस्थित रहने पर भी तमाम राज्य सरकारों द्वारा जन कल्याण के नाम पर शुरू नकदी तथा मुफ्त योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से भी नाम कट जाने का खतरा है। इनमें भी महिला केंद्रित योजनाएं ज्यादा हैं, जिनका परिणाम महिलाओं की मतदान में लगातार बढ़ती हिस्सेदारी के रूप में सामने आ रहा है। जब प्रवासी महिलाएं मतदान के लिए अपने घर लौटती हैं तो परिवार के पुरुष सदस्य भी लौटेंगे ही, और जब लौटेंगे तो मतदान भी करेंगे। वैसे मतदान के प्रतिशत में उछाल का एक और तार्किक कारण एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट जाना भी हो सकता है। काटे गए नामों की संख्या और कारणों पर विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं। प्रभावित वर्गों में एसआईआर प्रक्रिया के विरुद्ध गोलबंदी भी उच्च मतदान प्रतिशत का कारण हो सकती है। बेशक नाम कटने से मतदाताओं की संख्या घटी है, पर अगर नाम काटे गए मतदाताओं में से बहुत सारे वास्तव में हैं ही नहीं, तो पिछली बार जितने ही मतदाताओं द्वारा मतदान करने पर भी मतदान का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय और सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।